हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी सीए फाइनल। आज हम फिर केस बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। हमारा ये सेशन होगा केस बेस्ड एमसीक्यूज का पार्ट 3। इसमें भी हम आज कुछ चैप्टर्स करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट वीक आई एम कमिंग लाइव ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ अनअकैडमी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ चैप्टर्स कराऊंगा आपको, तो पूरा शेड्यूल दे दूंगा आपको अगले वीक का, कितने बजे आने वाला हूं और क्या टॉपिक कराने वाला हूं। ठीक है, सो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड फिर साइमल्टेनियसली अपना अनअकैडमी ऐप पे भी मेरा लाइव सेशन चलेगा, तो आप लोग अनअकैडमी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। एंड जिसको भी रिवीजन करना है वहां पर वो कोई एक सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकता है अपने हिसाब से, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ्स का, 12 मंथ का, 24 मंथ्स का। एंड वेन एवर you take a plan, use code ABCA in the discount coupon, you will get 10% discount. So आपके बेनिफिट के लिए बच्चों, ठीक है। सो ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। सो आज हम पार्ट 3 में क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो हम लोग ऑलरेडी 2 पार्ट हो चुके हैं, हमारे कुछ चैप्टर्स हो गए वहां पर। अब इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पहला हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों प्रोफेशनल एथिक्स के एमसीक्यूज। दूसरा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फिस्कल लॉस के एमसीक्यूज। तीसरा हम कंपनी ऑडिट के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी। सो बच्चों, ये आपका एमसीक्यू सेशन है जहां पर हम केस बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले, प्रोफेशनल एथिक्स के, फिस्कल लॉस के और कंपनी ऑडिट के। सो आपने पढ़ रखा होगा, अपनी बुक खोल लीजिए, क्योंकि आपने वो कुछ अगर रेफर करना है तो आपको ध्यान काम आएगा आपको। So friends, we are discussing first professional ethics का MCQs. So now you know it, 34 clauses are there. Very important chapter from exam point of view. It comes for 16 marks approx. Descriptive में भी, MCQ में भी, case based MCQ में भी, हर जगह आपको ये दिख सकता है। ठीक है, करें शुरू। देखो अभी, so now it says AJ and Company LLP is a firm of chartered accountants. The firm has 10 partners. The firm has a good portfolio of clients for statutory audit, but the same clients had some other firms as their tax auditors. The firm had good portfolio of clients for stat audit, but the same clients had some other firm for tax auditors. ठीक है। In the current financial year, that is 1920, many existing clients for whom AJ and Company LLP happens to be the stat auditor have requested the firm to carry out their tax audit as well, stat audit and tax audit. The firm is expecting the number of tax audit to increase significantly this year. One of the partners of the firm has also raised a point that the firm can accept tax audit up to a maximum limit. However, the other partners are of the strong view that the limits on audit is applicable in case of statutory audit and not for tax audit. This needs to be decided as soon as possible so that the appointment formalities can be completed. So you are requested to advise the firm in this matter. अब 10 पार्टनर्स है, ठीक है। अब आपको दिमाग नहीं लगाना है कि क्या क्लॉज है, क्या आपको एमसीक्यूज पहचानना है कि क्या आंसर आ सकता है इसका। सो पहला ऑप्शन क्या कहता है? सो देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट इन केस ऑफ एलएलपी। दूसरा, all the partners can collectively sign 450 tax audit reports. 450. All the partners can collectively sign 600 tax audit reports. All the partners can collectively sign 440 tax audit reports. However, one partner can individually sign 60 tax audit reports. तो आपको सोचना है, ये कहता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की लिमिट कितनी है। 10 पार्टनर से ध्यान रखना, 10 पार्टनर से बच्चों कितनी लिमिट है, सोचो। So guys, you have to think. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की कितनी लिमिट है भैया? एक पार्टनर कितना साइन कर सकता है? 60। अब फर्म 60 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स, अब फर्म में कितनी है? वहां पर 10 पार्टनर्स है, तो 60 × 10
बॉस यू कैन साइन 600 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, द फर्म कैन साइन 600 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा आपको बता दो कंफ्यूज करने के लिए 45 बोला है, क्योंकि 45 पहले लिमिट हुआ करती थी, अब वो कितनी हो गई है 60 हो गई, तो 60 इंटू 10 600 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स। द लिमिट इज एप्लीकेबल पर प्रैक्टिसिंग पार्टनर, लिमिट इज एप्लीकेबल पर प्रैक्टिसिंग पार्टनर। सो बच्चों आई एम राइटिंग हियर सी। सो 1 का इज सी, 1 का इज सी, ठीक है। बाद में देखते आंसर क्या है। अच्छा आधे लोगों को लग रहा है सर कहाँ लिखा है 600 टैक्स आउट रिपोर्ट, तो ना तो ये इनकम टैक्स में लिखा है, ना कंपनीज एक्ट में लिखा है, ना ये अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में लिखा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में कुछ रूल्स कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं, सो हमारे काउंसिल के गाइडलाइंस एंड नोटिफिकेशन उसमें कहा गया ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा सेकेंड शेड्यूल में पार्ट 2 में। जब आप क्लॉज 1 पढ़ते हो ना, ही कॉन्ट्रोवेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रूल्स और गाइडलाइंस ऑफ द काउंसिल, वहां मिलेगा आपको। तो इंस्टीट्यूट की जो काउंसिल है उसके गाइडलाइंस में लिखा हुआ ये चीज है, ठीक है, ध्यान रखना। नंबर 2, CAD अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस। अब देखो ध्यान रखना, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत दिमाग चाहिए आपको, कौन सा क्लॉज, कौन सा पार्ट, कौन सा शेड्यूल। तो अब ये कहता है प्रैक्टिस, तो भैया आपकी बत्ती चलनी चाहिए, प्रैक्टिस वाले क्लॉज खुल जाने चाहिए दिमाग में। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अवेल्ड अ लोन अगेंस्ट हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बैंक and he issued 2 checks towards a repayment of the said loans as per the installments due. However, both the checks were returned back. Returned back म्हणजे काय? Bounce हो गया. With the remarks insufficient funds. As per C Act, under which clause CAD is liable? CAD is liable. अब बच्चों ऑप्शन देखना. Clause 6 Part 1 first schedule. Clause 4 Part 1 second schedule. Clause 12 Part 1 first schedule. क्लॉज 2 पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल का सी एक्ट 1949। सोचो अब पार्ट 1, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 क्लॉज 6 तो सॉलिसिट है, सॉलिसिट द क्लाइंट्स, नहीं सर वो भी नहीं हो सकता। सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 4, सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 1 का क्लॉज 4 वो आता है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वाला, बराबर। क्लॉज 12 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, वो तो सर साइनिंग की बात करते हैं ना, वो तो क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 4 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल बच्चों ये बात करता है आपके अदर मिसकंडक्ट का। किसका बात करता है ये? आपके अदर मिसकंडक्ट का। किसका बात करता है ये? आपके अदर मिसकंडक्ट का। तो सर ऑब्वियसली बात है अदर मिसकंडक्ट में सर ही इज ब्रिंगिंग डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन और द इंस्टीट्यूट वेदर और नॉट रिलेटेड टू हिज प्रोफेशनल वर्क। दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे भैया दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे कैसे कैसे सीए लोग, अरे यार इनका ही चेक बाउंस होता है तो नॉर्मल पब्लिक क्या करेगी? अबे जो सारा दिन पैसों में खेलता है उन्हीं का चेक बाउंस हो रहा है। तो सर मेरे हिसाब से आना चाहिए डी, मेरे हिसाब से बच्चों आना चाहिए डी। आई एम राइटिंग 2 का डी, 2 का डी, बाद में चेक करते हैं। नेक्स्ट सीए इंटेलिजेंट, ओहो क्या नाम है, तुम्हारी बात कर रहा है, ठीक है। A chartered accountant practice provides a part-time tutorship under coaching organization of the institute। तो बॉस वो पार्ट टाइम प्रैक्टिस वाले भैया है भी, और ये कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंस्टीट्यूट के साथ ही जुड़े हुए हैं। On 30th June 19 he was awarded best faculty of the year as a gratitude from the institute। Later on CA Intelligent posted his framed photograph on his website wherein he was receiving the said award from the institute। तो जो फोटो मिली है उन्होंने वो वेबसाइट पे लगा दी। एज पर सी एक्ट अंडर विच क्लॉज ही इज लाइबल फॉर मिसकंडक्ट। तो आपको क्लॉज पहचानना है, ठीक है। तो क्या हुआ, वो कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, उनको बेस्ट फैकल्टी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और उन्होंने क्या किया, वो फोटो जो थी उसको वेबसाइट पे लगा दिया। अब आपको बताना कि वो कौन से क्लॉज में जीपीएम है, जीपीएम है या जीओएम है, जो भी है, ठीक है। सोचो आराम से, एग्जाम में ऐसा ही आएगा, यही प्रॉब्लम है। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, पार्ट, कौन सा क्लॉज, कौन सा, इसमें अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से सोचो। वेबसाइट पे वो लोग ने क्या किया, फोटो लगा दिया, बस। अब आपको दिमाग लगाना। एक एक रूल आउट कर कैसा है,
क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल बात करता है सॉलिसिट ऑफ द क्लाइंट, सॉलिसिट, ठीक है। क्लॉज 9 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल 9 डिपार्चर फ्रॉम गैप, डिपार्चर फ्रॉम गैप की बात करता है। 7 फर्स्ट शेड्यूल एडवर्टाइजमेंट की बात करता है। 8 सेकेंड शेड्यूल का 8 नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। तो देखो बच्चों 8 और ये जो 9 वाला ये तो आएगा ही नहीं, इतने तो हम लोग क्लियर है। अब 6 एंड 7 में क्या है, 6 एंड 7 में क्या है, 6 सॉलिसिट 7 एडवर्टाइजमेंट। तो सर वेबसाइट की जो बात है ना, वेबसाइट की जो बात है बच्चों वो स्पेसिफिकली कहां लिखी है, क्लॉज 6 में। तो आई वुड गो विद क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। तो आई वुड गो विद 3 का ए, 3 का ए। बाद में देखते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है। फोर्थ, देखो अभी मिस्टर होपफुल एन एस्पायरिंग स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट अप्रोच मिस्टर विटी, ओहो, अ प्रैक्टिसिंग सीए फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकलशिप। सो प्रैक्टिसिंग सीए, ठीक है। Mr. Vitti, the principal, offered him a stipend of 2,000 rupees per month to be paid every 6 months along with the interest of 10% per annum, compounded monthly to compensate such late payments on plea that cycle of professional receipt from clients in 6 months. Mr. Hopeful agreed for such late payments in the form of getting stipend, in the form of interest, getting extra stipend in the form of interest. Mr. Vitti, however, used to disburse salary to all employees on time as per CA Act, under which clause Mr. Vitti is liable for misconduct. अब इसमें दिमाग लगाना है। एक कहता है क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल वाला, एक कहता है क्लॉज 4 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल, एक कहता है मिस्टर विटी इज पेइंग इंटरेस्ट थस इज नॉट लायबल फॉर मिसकंडक्ट, एक कहता है क्लॉज 10 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल टू द CA Act 1949। तो बच्चों पहले तो आपको क्लॉजेस रिवाइज करने पड़ेंगे। क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल contravenes the provision of the act, regulations and guidelines of the council. Clause 4 part 1 second schedule, clause 4 part 1 second schedule, तो ये वो आ जाएगा आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वाला, बराबर, वेर ही इज फॉर्म रिलेटिव हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, उसके ओपिनियन पे दे रहा है वहाँ पर। मिस्टर विटी इज पेइंग इंटरेस्ट इज नॉट लायबल, ओके। क्लॉज 10 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल, 10 इज सेकेंड शेड्यूल का फेल्स टू कीप मनी सेपरेट बैंक अकाउंट, सेकेंड शेड्यूल ना, हाँ। तो सर ये तो है नहीं ना ये है। अब मैं कंफ्यूज हूं कि वो लायबल है या नहीं लायबल है। आपको याद होगा, आपको यहाँ पर कहीं तो सिखाया गया है कि बॉस एक प्रैक्टिसिंग सीए को अपने आर्टिकल को मंथली स्टाइपेंड देना है, मंथली स्टाइपेंड। ऐसा इंटरेस्ट का क्लॉज कहाँ लिखा हुआ है? अब तुम सीए वाले हो, तुमने आर्टिकलशिप भी कर रहे हो कि मुझे बताओ तुमको 3 साल में कभी भी इंटरेस्ट मिला क्या? तुम्हारे बॉस ने चलो पेमेंट दिया, नहीं दिया, लेट भी दिया होगा, कभी इंटरेस्ट दिया क्या? बच्चों ऐसा स्टाइपेंड नहीं मिलता तो भी मुश्किल से मिलता है। तो कहाँ लिखा हुआ है ये वो कॉन्ट्रेवेंस ऑफ द एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस। आई वुड गो विद ए, नेक्स्ट, ध्यान से ना भी। CA Ram is a practicing in the field of financial management planning for over 12 years. So practicing CAB. He gained expertise in this domain over years. Mr. Ratan, a student of CA course, he is very much impressed with the knowledge of CA Ram. Wow, my God. Amazing. He approached CA Ram to take guidance on some topics of financial management subject related to his course. ठीक है. CA Ram on the request decided to spare some time and started providing private tutorship to Mr. Ratan along with some other aspirants for 3 days in a week and for 2 hours in a day. तो हफ्ते का 6 घंटा, बराबर, 2 3 6. However, he forgot to take the specific permission for such private tutorship from the council. Later on, he came to know that the council has passed a resolution under regulation 190A granting general permission for private tutorship and part-time tutorship under coaching organization of the institute, and specific permission for part-time or full-time tutorship under any educational institute other than the coaching organization of the institute. मतलब बाहर अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसके लिए आपको specific permission लेनी पड़ेगी. Now, such general and specific permission granted is subject to the condition that direct teaching hours devoted to such activities taken over should
डैश इन ऑर्डर टू बी एबल टू अंडरटेक अ टेस्ट फंक्शन। अब ऐसा क्या है इसमें, क्या भरा जाएगा वो, ठीक है देखो अभी। सो अच्छा वो डायरेक्ट आस लेटेस्ट रेगुलेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आया था 25, 21, 25, 21। अच्छा वीक मंथ बोलो 25 आवर्स इन अ वीक, 25 आवर्स इन अ वीक। अब जो ऊपर की कहानी थी देखो बच्चों, यही है केस बेस एमसीक्यू, खाली कहानी बताएगा, आंसर इस मतलब छोटा सा आंसर होता है, तो डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसान होते केस बेस एमसीक्यूज। तो आई वुड गो विथ फिफ्थ का ए, लेट्स चेक द आंसर्स। 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का ए, 5 का ए। हो गया, फिनिश। विद दिस योर प्रोफेशनल एथिक्स के एमसीक्यूज आर ओवर। सी अभी तक तो इतने ही है, कुछ और आएंगे तो आपको करा दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। एटलीस्ट क्या होगा, एक शुरुआत तो है कहीं से, टाइम तो मिला आपको पढ़ने का, एमसीक्यूज को टैकल करने का। 30 मार्क के मेरे को चाहिए, ठीक है। अब हम लोग करने जा रहे हैं फिस्कल लॉस। निकालिए फिस्कल लॉस। करें शुरू। देखो अभी ऑडिट अंडर फिस्कल लॉस। सो अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करूं तो बच्चों डिस्क्रिप्टिव में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो श्योर शॉट, एकदम श्योर शॉट आता ही है पेपर में, आता ही है। देखो अभी, सो इट सेज जैन लिमिटेड इज अ मीडियम साइज कंपनी हैविंग ऑपरेशंस इन गाजियाबाद एंड लखनऊ। The corporate office of the company is based in Delhi. एक सेकेंड, the corporate office is in Delhi. I don't know क्या relevance होगा, but ठीक है, एक बार मार्क कर लेते हैं। During the year, due to certain migrations in the ERP package of the company, the financial statements were finalized very late, but were filed with regulatory authorities on time, as per the requirements of the statute. For the financial year ended 31st March 18, the due date of income tax return of the company was 31st October 18. And the tax audit was also applicable to the company. ठीक है, tax audit was applicable. Since the company was facing internal disturbances, its tax audit could not be completed on time, and the company decided to submit income tax return on time and form 3CD and tax audit report later on. That is, after the due date of filing of IT return once it is properly audited. मतलब भैया आप कहते हो कि इनकम टैक्स का रिटर्न हम अपलोड कर देंगे पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बाद में देंगे, ठीक है, बाद में ठीक है। तुमको पता है, जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी होगी, आई मीन जिन्होंने आर्टिकल्स में एक्सपीरियंस लेन कर रखा होगा, उनको तो पता होगा आंसर। ऑप्शन नहीं भी रीड करोगे तो भी तुमको पता है आंसर, तो चलता है क्या रे ऐसा, बोलो, पता होगा ना आपको, नहीं चलता। अरे वो पहले वो एसएससी को ऐड करो, सीए वहाँ से वेरीफाई करेगा, फिर वहाँ से वो रिप्रेजेंटेटिव, मतलब यहाँ से अपन अपलोड करते हैं मेरा डीएससी लगा के, सीए का डीएससी लगा के, ठीक है, फिर वहाँ से उसको अप्रूव करता है, हम तो पता है ना अपने को। तो company is doing right by filing IT return on time without tax audit report. Company is not right. IT return should be filed along with tax audit report. Company is doing right thing by filing IT return on time. In this situation, the company may choose not to file tax audit report. Company should take written advice from a tax consultant about this and should attach IT return if tax audit report is not being filed. बोलो, तुम्हारे हिसाब से बच्चों क्या right है, क्या wrong है? बताओ। भैया सर कंपनी गलत है, सर कंपनी गलत है, दिख ही रहा है कंपनी गलत है, कंपनी गलत है। वन का बी। नंबर 2, Nisha Limited is engaged in the business of trading of chemicals. Nisha Limited is a small size company, but on the basis of turnover criteria, the tax rate became applicable to the company. ठीक है, 1 करोड़ के ऊपर। The company has been filing its income tax return on time in the previous years and understand the objective of the tax audit is to ensure that proper books of accounts are maintained by the assessors. Okay. Considering the fact that the company is also required to get its accounts audited as per the requirements of Companies Act, it would like to avail exemption from tax audit. Avail exemption from tax audit report.
If that is not possible, the company would go for tax audit report from the accountant who is cost effective. Okay. In this context, please suggest which of the following is correct. मतलब वो क्या कह रहा है कि कंपनी को तो भैया कंपनीज एक्ट के तहत भी उनको ऑडिट एप्लीकेबल है, तो वो चाहते हैं कि हम लोग है ना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से एग्जेम्पशन पाले, एग्जेम्पशन. अब ऑप्शन देख लीजिए क्या है, मतलब देखो ये है केस बेस्ड एमसीक्यू, मतलब लेवल देखो इनका. कंपनी कैन अवेल टैक्स ऑडिट एग्जेम्पशन, कंपनी कैन नॉट अवेल एग्जेम्पशन बट इट मे एग्जेम फ्रॉम सबमिटिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम अ सीए. कंपनी कैन अवेल टैक्स ऑडिट एग्जेम्पशन, हाउएवर in that case will be required to cover the same in stat audit report. Okay, stat auditor in that case will be required to cover the same in his report. Company cannot avail tax exemption, audit exemption and would need to get his accounts audited from a chartered accountant. बोलो भैया बोलो, बचका आंसर एकदम क्वेश्चन बोलो भैया. टैक्स ऑडिट से कोई एग्जेम्पशन नहीं होती एंड किससे करानी होती है? मैंडेटरी अकाउंटेंट. अकाउंटेंट कौन होता है? अकाउंटेंट मीन्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर सी एक्ट 1949. अकाउंटेंट मीन्स एन अकाउंटेंट एज पर सी एक्ट 1949. मतलब कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, उसी को दिया गया है. सो बच्चों आई वुड गो विद 2 का डी. आई वुड गो विद 2 का डी. टू का डी. ठीक है, नेक्स्ट एकदम इजी है. देखो अभी करें शुरू. RJ and Associates have been the stat auditors of SHN Company, a partnership firm for many years. RJ and Associates have been the stat auditors, ठीक है, of SHN Company, a partnership firm for many years. Tax audit of SHN Company was performed by KJ and Associates. अच्छा दो फर्म हो गई तो मार्क कर दे. एक है RJ and Associates और टैक्स ऑडिट के लिए कौन है? KJ and Associates. ठीक है, सो स्टार्ट ऑडिटर्स RJ वाले हैं एंड KJ है टैक्स ऑडिट वाले. During the year ended 31st March 18, KJ and Associates resigned as a tax auditor due to their personal reasons. SHN Company appointed RJ and Associates as a tax auditor for 18. The engagement letter of RJ and Associates as a stat auditor was already signed, and RJ and Associates moved ahead without signing another engagement letter. Without signing another engagement letter for the tax audit, since most of the terms related to engagement were covered in the engagement letter of stat audit, except जो भी क्या था एडिशनल स्कोप एंड फीसा विच वॉज प्राइमरली अग्रीड बिटवीन बोथ द पार्टीज. प्लीज सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अब भाड़ में क्या तुमको, क्या तुम्हारे दिमाग में क्या चल, उसने यही बोला कि भैया बताओ कि क्या हुआ है कि एक फर्म थी जो स्टार्ट ऑडिटर, एक फर्म है जो टैक्स ऑडिटर है. टैक्स ऑडिटर वाले छोड़ के चले गए, तो स्टार्ट ऑडिटर वाले को क्या बोलते हैं? टैक्स ऑडिटर अपॉइंट कर दिया. अब क्या हुआ, वो लोग ने अलग से एंगेजमेंट लेटर साइन नहीं किया. बस अब तुमको बताना क्या सही है क्या गलत है. RJ and Associate did not sign another engagement letter. Need to sign another engagement letter. Need not sign another engagement letter. However, they should ensure the same thing is covered in the engagement letter for the next year. Okay, तो ये भी did not sign. RJ and Associates did not sign another engagement letter for tax audit if the fee of tax audit is within the range of 5 to 10% of stat audit fees. बोलो भाई, तुमको कभी ऐसा सिखाया क्या? टैक्स ऑडिट का रेंज होना चाहिए 5 से 10% के आसपास हो गया है तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बोलो कौन सा आएगा? साइन करना पड़ेगा. दोनों का स्कोप अलग अलग होता है. एक कंपनी से कहता है, इनकम टैक्स से कहता है, तो दोनों का स्कोप अलग अलग है, फीस अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है वहां पर यार. रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, FRF अलग अलग है पूरा. तो बॉस आपको अलग एंगेजमेंट लेटर साइन करना ही पड़ेगा सर. तो बच्चों आई वुड गो विद बी. ठीक है. फोर्थ, ध्यान से देखना भी, ध्यान से क्या कहता है ये. इट सेज ABN Company LLP is a firm of CAs having 5 partners. The firm specializes in the taxation work and also has large number of stat audits and tax audit of corporate and non-corporate both. During the financial year 31st March 18, the firm has received various requests for new tax audits. Okay. On the basis of the limit assigned in respect of tax audit assignment by a CA or a firm of CAs, please suggest which of the following is correct. अब वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइनिंग की बात करता है. ठीक है, 5 पार्टनर ध्यान रखना.
Firm can accept 300 tax audit assignment in total to be signed by its 5 partners. Firm can accept 300 tax audit of corporate entities and 300 tax audit for non-corporates to be signed by its 5 partners. मतलब अलग अलग. Firm can accept 300 tax audits of corporate entities, 300 tax audit of non-corporate, and more by outsourcing the same to CAs outside the firm. However, all this should be signed by 5 partners. Since the firm specializes in taxation work, it cannot accept 300 tax audit report. तो सर तुम मेरे को बताओ कौन सा सही है तुम्हारे हिसाब से. सोचो, अलग अलग देखने का कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट को कैसा मिला मुलू के. एक जन कितना साइन कर सकता है सर? 60 बराबर. तो 60 इंटू 5, 5 पार्टनर्स दे रखे ना क्वेश्चन में, 5 पार्टनर्स बोल रखा है. तो बॉस 60 इंटू 5, तो सर 300 साइन कर सकता है. क्वेश्चन यही है कि सर अलग अलग देखने का कॉर्पोरेट को नॉन कॉर्पोरेट को कैसा मिला मुलू के. बोलो, सब मिला मुलू के देखने का आपको, सब कुछ मिला मुलू के. ठीक है. सो यू वुड से 300 टैक्स ऑडिट इन टोटल. फोर्थ का आई वुड गो विद ए. फोर्थ का इट इज ए. देखो बाकी तो कुछ अप्रोप्रिएट और लग नहीं रहा, बाकी तो आपको जैसा अप्रोप्रिएट लग नहीं रहा. बाइफिकेशन करना नहीं है सर. आउटसोर्स करने के बाद वो कहता है अलग से करो और 300 साइन कर नहीं सकता, तो BCD तो गलत लग रहा है. तो ए ही सही लग रहा है. तो ऑप्शन इज ए. फिफ्थ, देखो अभी फिफ्थ. AOP Private Limited is currently engaged in closing its books of accounts for the financial year 31st March 19. The company has always been a compliance savvy and has also engaged consultants for the same. ठीक है. सो ये प्राइवेट कंपनी, अपने को नहीं पता क्या रेलेवेंस होगा. ठीक है, मार्क कर लेते एक बार. द बिजनेस ऑफ द कंपनी हैज बीन स्टेबल ओवर द ईयर्स एंड द प्रॉफिटेबिलिटी हैज बीन गुड ओवर द लास्ट 3 years. ठीक है. द कंपनी हैज गॉट रजिस्टर्ड फॉर GST ऑन टाइम. सिंस द रजिस्ट्रेशन कंपनी हैज बीन filing statement of since registration the company has been filing returns in form GSTR 3B. However, annual return GSTR 9 has not been filed by the company. Proper officer मतलब जो GST का ऑफिसर था issued a notice for the failure of file to file annual return within 15 days. Even then, no annual return was filed by the company within the time permitted. Please advise. The company becomes a non-filer. The company remains fully compliant. The proper officer is required to discuss the matter with the GST auditors. GST auditor may resign in this case. बोलो क्या लग रहा है सर? इन दिस केस कंपनी वुड रिमेन फुल्ली कंप्लाइंट. सर ये तो गलत है क्योंकि अब तो फाइल ही नहीं हुआ है. वो जो GST के जो ऑफिसर है भैया, क्या वो आके ऑडिटर से बात करेंगे? मतलब उनका इतना बड़ा टाइम है, इतना फ्री टाइम है, कुछ भी बोलता है ये MCQ. तो कुछ भी ऑडिटर रिजाइन करेगा इसके लिए? नहीं सर, बचा क्या? ए. तो आई वुड गो विद फिफ्थ का ए. लास्ट क्वेश्चन, या फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर भी. राजीव लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोशन पिक्चर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18. ठीक है. The company wanted to appoint GST auditor, okay, for the purpose somebody who's familiar with the business of company or industry was to be preferred for the appointment. That is, who would have worked with the company in the past to avoid effects or duplication in terms of providing information to get the GST audit completed. The company had following options for the same. Please advise. क्या क्या है देखो अभी. तो उनको एक GST auditor चाहिए. Internal auditors can be appointed for this work. Both stat and internal auditors can be appointed for this work. Internal auditors along with the tax consultant of the company can be appointed for this work. Stat auditors can be appointed for this work. अगर किसी को पता होगा, बोलो, अगर किसी को पता होगा कि एक नया रूल आया था कि इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट डू द GST ऑडिट, बराबर. तो सर अगर इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट बी द GST ऑडिटर ऑफ द सेम कंपनी, तो ये वाला तो हट गया. अगर ये वाला हट गया तो सर ये वाला भी हट गया. सर इंटरनल ऑडिटर तो ये वाला भी कह रहा है, तो इंटरनल जहां भी दिखा क्योंकि इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट बी द GST ऑडिटर. ये क्लियर है, ये आ चुका है क्लैरिफिकेशन. यस बच्चों, स्टैट ऑडिटर कैन बी द GST ऑडिटर. स्टैट ऑडिटर कैन बी द GST ऑडिटर. ये नोटिफिकेशन आया हुआ था, ये ऑलरेडी करा दिया गया है आपको, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है कि स्टैट ऑडिटर GST ऑडिटर बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
6 का इज डी. ठीक है, लेट्स चेक द आंसर्स. बी, डी, बी, ए, डी. हो गया. Yeah, come on, we have done it. फिस्कल लॉस भी हो गया. इतना ही है भाई, इसी लाइन्स पे दिखेगा आपको. ठीक है, आ जाओ. अभी एक आखिरी बच्चा अपना आज का कंपनी ऑडिट. कंपनी ऑडिट करते हैं अपन. मिला. चले. सो गाइस वी आर डूइंग नाउ कंपनी ऑडिट के केस बेस्ड एमसीक्यूज. ठीक है, सो ध्यान रखना ये आपको काम के है. ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 2-3 मार्क के भी बन सकते हैं. आपको कंपनी ऑडिट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि कंपनी ऑडिट में अकाउंट्स, ऑडिटर्स, इन्वेस्टिगेशन, कारो, ये सारी चीज़ें मिला के तो ये करीबन 16 से 20 मार्क आपका कैरी कर ही लेती है. इट कैन गो फॉर ज़्यादा ऑल्सो, पर 16 से 20 तो आ ही जाता है करीबन. आ जाओ अभी. Section 130 of the Companies Act states that a company shall not reopen its books of accounts and not recast its FS unless an application this is regard made by CG, IT, SEBI, any other stat regulatory body or in the person concerned. बराबर, ये तो theory गा दी पूरी 130 की. An order is made by a court of a competent jurisdiction or the tribunal to the effect that Jain Limited has an annual turnover of, sorry, wrong pronounce हो गया. ठीक है, sorry, has an annual turnover of 350 CRs, okay, turnover, and has been into losses for the last 2 years. The operations of the company are good, but due to some technology changes, the company started facing competition and hence started incurring losses. The company plans to revive in the next 1 to 2 years with the improvements in the processes. ठीक है. During the year ended 31st March 19, the management of the company came across certain transactions relating to the financial year ended 31st March 18, which were erroneously missed to be accounted for. This would result into losses, and hence the management is considering to take this to the right financial year and for the purpose wants to reopen its account for the financial year 31st March 18. तो 2019 में वो लोग 2018 का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं. The position of the management is correct. The action of management is correct. However, the reason behind reopening the accounts of last year does not seem to be correct. The action of management would have been correct had it been advised by the auditors of the company, and for the same management it should have been taken approval from SEBI. Action of the management is not correct. तुमको डिसाइड करना है कि सही है, उनको रिकास्ट करना है. उन्होंने बता दिया कि ऐसा कुछ हो गया गलती, हमसे हमको रिकास्ट करना है, रिवाइज करना है फाइनेंशियल सेक्शन 130 के तहत. बताओ, बोलो बच्चों. अब देखो तो सब आपको तरीका पता चल गया मैं कैसे पहचानता हूँ. 3 चीज़ सेम दिखती है, 1 चीज़ अलग दिखती है. ये हिंट होते हैं एमसीक्यूज़ को पहचानने का कि दिमाग नहीं चल रहा होता. अपन ने सीखा कि 5 लोग बोल सकते हैं. कौन कौन? CG, IT, SEBI, एनी अदर रेगुलेटर या फिर एनी अदर पर्सन कंसर्न. मतलब कौन? शेयर होल्डर्स हो गया वहाँ पर, या कोई क्रेडिटर हो गया. अब यहाँ पर तो क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट खुद को करने का है. क्या वो कर सकते हैं? बोलो येस और नो. मेरे हिसाब से 3 चीज़ें सेम दिख रही है मेरे को, तो आई वुड गो विद डी. मैनेजमेंट नहीं कर सकता सर, मेरे हिसाब से मैनेजमेंट नहीं कर सकता. आई वुड गो विद 1 का डी. सी थोड़ा बहुत तो आपको तरीका देखना पड़ेगा कि एमसीक्यू में कैसा होता है. अगर देखो बाई चांस ऑल ऑफ द अबव दी ऑप्शन डी में, तो मोटा माटी 99% वो ऑल ऑफ द अबव होता है. 99%. ठीक है, 1% कुछ और भी हो सकता है. अगर ऑप्शन में ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दिया है तो 99% बोथ ए एंड बी होता है वहाँ पर. तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बना के चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो कभी कभी कैसा होता है कि आपने पढ़ रखा है, चीज़ें याद है, पर एग्जाम टाइम में प्रेशर की वजह से कुछ ब्लैंक आउट हो गए, कुछ याद नहीं आ रहा. सो गलत एमसीक्यूज को टिक ना करते हुए एटलीस्ट कुछ तो लॉजिक लगा. तो यहाँ पर अगर आप पहचानोगे तो इज करेक्ट, हैव बीन करेक्ट, ये तीनों दिख रहा है वहाँ पर करेक्ट. तो अगर एक राइट होता है तो सला सर बी भी तो राइट लग रहा है मेरे को. बराबर.
फिर अपन सोचते कि मोर अप्रोप्रिएट कौन सा होता है, पर यहाँ पर सब मेरे को नॉट करेक्ट लग रहा है, क्योंकि उसने बोला क्लियरली 5 लोग खुलवा सकते हैं, पर मैनेजमेंट तो 5 में आता ही नहीं सर। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए, डी। ठीक है। 2, रिमी लिमिटेड वॉज सेटअप इनिशियली एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, देखते क्या है बाद में। सब्सिक्वेंटली इट गॉट कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी। ओके, पहले ये प्राइवेट थी, फिर ये पब्लिक हो गई। द कंपनीज मैनेजमेंट हैज अ प्लान ऑफ एक्सपांशन, बट द बिजनेस वॉज नॉट ग्रोइंग इन एन ऑर्गेनिक मैनर। Therefore, the management decided to acquire the competitors. During the financial year 31st March 19, the company acquired 2 companies in India. So public company है वो, उसने 2 कंपनी को acquire किया है, and France in September 18 and Jan 19. 2 companies in India and France in September 18 and Jan 19 respectively. The company controls both of these companies as per the criteria as per Companies Act. The management started the discussion with the auditors regarding the audit, wherein it was also pointed out by the auditors that the management should have prepared CFS if they want. If they want, oh, यहाँ कह रहा है मैनेजमेंट तुमको अगर चाहिए तो तुम CFS बना लो। ओके, अब मैनेजमेंट तुम्हारे पास आ गया, भैया ये CLO को जरा हमको बताओ ना, जरा प्लीज बताओ ना क्या करना चाहिए। मैनेजमेंट मस्ट प्रिपेयर CFS. Management has a choice not to prepare CFS, but should go for considering that its true performance and the financial position. Management could have prepared CFS if the acquired companies would have come at least 1 year post acquisition. Management must prepare CFS, but it should include only the company acquired in India. Think. सोचो मेरे बच्चों, सोचो बच्चों, सोचो, राइट, आंसर। बोलो। अरे तुमको याद होगा कि किसी ने मेरा CFS वाला वीडियो देखा है जो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, आपने अगर देखा होगा वहाँ पर लिखा हुआ है, सिखाया गया है कि मेरा बच्चा किधर भी हो, कैसा भी हो, कौन सा तो करना ही है। भैया मैं तो जाऊंगा ए के साथ, 2 का ए। Three, K Private Limited has been providing marketing support service to its parent company based out of Ireland. Excellent. K Private Limited has been providing marketing support service to its parent company based out of Ireland. ठीक, अच्छा ये इंडिया में है, पेरेंट कंपनी उसकी आयरलैंड में है, इतना ध्यान रखना। The company's operations are not large and have remained stable over the last few years. Recently, the parent company was acquired by another company. Okay, parent company को किसी ने acquire कर लिया, and the new investor wanted to reassess. क्या reassess करेगा? Whether the company in India should continue or should be shut down, considering the legal compliances. It was advised to the new investor that the company should be converted into LLP. तो इंडियन कंपनी को आप LLP में बना दीजिए। In December 18, the new management decided that they would get the company converted into LLP and also discuss the matter with the statutory auditors. The management is expecting that the LLP conversion would get completed by Feb 19 and wants the auditor should audit the financial statements of LLP at the year end. Because conversion is only the administrative process, hence it will not impact their work. अच्छा, वो कह रहे हैं कि LLP के हिसाब से ही करो, ठीक है, तुमको तो ऑडिट करना है, प्राइवेट कंपनी का छोड़ो, अब तो LLP के हिसाब से करो। ऑडिटर को कह रहे लोग, ठीक है, कौन कह रहे, वो जो इन्वेस्टर है वो लोग ने एडवाइस दिया होगा, मतलब मैनेजमेंट ने एडवाइस दिया। अब देखो क्या है, द मैनेजमेंट वुड गेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड फ्रॉम द न्यू ऑडिटर अपॉइंटेड बाय CAG in case of LLP. The management would need to appoint new auditor and the new auditor can audit LLP at the year in one go, both for the period it was a company and then it was LLP. तुमको टाइम पर समझा कि कुछ दौरान वो प्राइवेट कंपनी है, कुछ दौरान वो LLP है, तो दो प्रोस्पेक्टिव से ऑडिट होगी, एक तो कंपनी एक्ट के हिसाब से और एक LLP एक्ट के हिसाब से। The auditor of a company should audit the company before it is conversion and the new auditor for LLP would audit LLP separately. The auditor of the company should audit the company before its conversion and the new auditor for LLP would do LLP separately, but this is a choice available to the auditor. इसमें ये ट्विस्ट है खाली। सर पहला वाला तो देखो बच्चों, ये तो कॉमन सेंस है, पहला वाला कैग तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो तो खाली गवर्नमेंट कंपनी का होता है। सर हमने आज तक ये वाली सिचुएशन भी बी वाले में देखी। अरे भैया तुम ऑडिटर, तुम CA करो, तुमको पता होगा ना कि अगर कंपनी है तो हम लोग कंपनी के हिसाब से चलेंगे, कंपनीज एक्ट फॉलो करेंगे, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन देखेंगे वहां पर, तो कंपनी के हिसाब से होना चाहिए, एंड जो LLP का फिर LLP के हिसाब से होगा, तो दो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई वुड गिव ऑप्शन सी। चॉइस थोड़ी भैया, तो लॉजिक है ना, सो एक्ट तो फॉलो करना पड़ेगा आपको। आई वुड गो विथ सी।
बच्चों 3 का सी सी। फोर्थ, AJ Private Limited was incorporated on 21st March 18 and has limited operations. ठीक है, AJ Private Limited was incorporated on 21st March 18 and has limited operation. However, the capital induction in the company was huge because it was of capital needs intensive. It would be capital intensive. The company is in the process to set up a plant in Karnataka, which would be completed by 31st May 19. The company's management prepared its FS for the year ended 31st March 19. The auditors were called to start the work in April 19. अच्छा देखो, May 19, incorporated 18, April 19. The auditors would be able to complete the work by 31st May 19. Okay, एक और डेट आ गया. And accordingly would issue their report by first week of June. ठीक है. As per the plan agreed with the management. The auditors have some observation related to the preparation of FS which are not in compliance with Schedule 3, and most importantly the point related to capitalization of the plant as PP in the FS for the year ended by 19. Please suggest the following statements would be correct. अब पूरा कहानी गायब, ऑप्शन में देखते क्या पूछा है. The compliance of Schedule 3 starts from 1st April 19 for this company. Okay. The compliance of Schedule 3 would start from first financial period, hence some exemption would be, however some exemptions would be applicable. There should be full compliance of Schedule 3 and the plant should be kept as current work in progress as per Schedule 3. There should be full compliance of Schedule 3 and plant should be shown as PP and as per Schedule 3. अब शेड्यूल 3 देखो इनकॉर्पोरेट कब हुई 18 को, बराबर. सो फाइनेंशियल तो शुरू हो गया इसके लिए 18 का, तो इनको तो सर एप्लीकेबल है, शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है. तो अगर शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है, ये नहीं सर, कंप्लायंस एग्जाम्शन तो कुछ दी नहीं अभी तक, ये भी नहीं. वर्क इन प्रोग्रेस. द कंपनी इज इन द प्रोसेस टू सेट अप इन कर्नाटका विच वुड बी कंप्लीटेड बाय 31st May 19. 21 मार्च 2018 को इनकॉर्पोरेट होती है और 31st May 19 को इनका काम कंप्लीट होगा. द ऑडिटर्स वर कॉल्ड टू स्टार्ट द वर्क इन April 19, मतलब 18-19 के अकाउंट्स के लिए. इसको ये कि पीपी दिखाना है, पीपी ही दिखाना है, या फिर उसको अपन वर्क इन प्रोग्रेस दिखाएं. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सी. आई विल गो विद सी. 4 का सी. नीचे SHRD Private Limited, again Private Limited, is a company engaged in the business of software and consultancy. The company has an annual turnover of 2000 crores, but the profit margins were not very good to compare to the industry standards. ठीक है, हमें क्या करने का है. For the financial year ended 31st March 19, the company proposed the appointment of start auditors at its general meeting. However, the remuneration was not finalized. The start auditors completed the engagement formalities, including the engagement letter between the company and the auditors. It was decided that the engagement letter be signed without fee. Oh, that is with the clause that the fees to be mutually decided. अच्छा, ऐसा. Engagement letter is not valid. Engagement letter is valid. Engagement letter should specify the fee of the last year if applicable. If the fee for the current year is not yet finalized at the time of signing of engagement letter, engagement letter should specify 10% increase in the fee as compared to the last year as per the norms of ICAI, and in case the fee is not finalized at the time of signing engagement letter. हमारा जो माई बाप है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है. तो सर ये तो बकवास है. लास्ट का फीस क्यों बोलेंगे अपन? अब क्वेश्चन यही है कि सर वो वैलिड है कि इनवैलिड है. एंगेजमेंट लेटर में फीस नहीं लिखा, खाली ये लिखा इट विल बी डिसाइडेड म्यूचुअली. तो मेरे ख्याल से वैलिड है. वैलिड
चलता है। फीस आप बाद में एक अलग से अडेंडम दे दो, अलग से आप मेल कर दीजिए, मेरे हिसाब से इट वुड बी वैलिड। फीस इज म्यूचुअली डिसाइडेड ना, उसमें कोई प्रॉब्लम है आपको। बाकी स्कोप तो बता ही दिया ना अपन ने, तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, बी। ठीक है, चेक करें। डी ए सी सी बी हो गया। ऑल द MCQs ऑफ दिस चैप्टर इज ऑल्सो डन। जो भी दे रखे अभी तक इंस्टीट्यूट ने, कुछ और स्पेसिफिक होंगे बच्चा, अपन कर लेंगे उसको, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम। सो एवरी लेक्चर में मैं आपको यहाँ पर इसमें 18 टॉपिक्स दे रखे पूरी शीट में, ये आपके मॉड्यूल के पीछे के MCQs है, सारे के 18 चैप्टर्स में आपको करा दूंगा। 4-4-3 ऑलरेडी 11 चैप्टर्स हो चुके हैं, 7 हमारे पेंडिंग है। तो इसके साथ आपका पूरा MCQ का पार्ट जो केस बेस MCQs दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो आपको टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जहाँ पर भी है, जैसे भी हो, ठीक रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, पढ़ते रहिए। ठीक है, इस चैनल पे आते रहिए, आपको अलग अलग वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड लाइव सेशन जरूर अटेंड कर लीजिए। अगले वीक से अपन शुरू करने वाले विद द चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। ठीक है, 2-2 घंटे का करीबन होगा सेशन, मजा आएगा, मजा। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ऐप। वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, अभी क्विज भी चालू होने वाले हैं, यहाँ पर MCQs भी आने वाले, सब आ रहा है। आओ जरा, स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी ऐप पर। बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय।